हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं। आज मैं जो टॉपिक लाया हूं वो है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडर्ड है जिसे मैं आसान भाषा में या सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा विद कुछ एग्जांपल, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने इसमें से पिक किए हैं और वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और मैं CA वीरेंद्र कुमार गुप्ता आपके सामने IFRS 9 डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू IFRS 9। व्हाट इज IFRS 9? द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या क्या कवर करता है? ये कवर करता है रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटीज। पर्पस क्या है IFRS 9 का? टू सिंप्लीफाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिपोर्टिंग एंड एनहेंसेस द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल जितनी भी कंपनीज ऑपरेट करती हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, सभी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है और उनको जो रीड करते हैं इन्वेस्टर, जो कंपनीज में पैसा लगाते हैं, तो उनको ये समझ आनी चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंपनी के पास कितने हैं और वो कैसे उसे यूज कर रहे हैं या नहीं। तो इसी के लिए ये IFRS 9 बनाया गया है ताकि सभी के लिए इजी हो जाए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समझना। की कंपोनेंट्स ऑफ IFRS 9। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट, सेकंड नंबर इंपेयरमेंट और थर्ड है इसमें हेज अकाउंटिंग। ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव और जो है IFRS 9 का वो है टू इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज that will present relevant and useful information to the users of financial statement for their assessment of the amount, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ एन एंटिटी फ्यूचर कैश फ्लो। तो जैसा मैंने अभी समझाया था कि जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ये उनके लिए लाया गया है ताकि वो आसानी से समझ सकें कि जो कंपनीज हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कैसे डील कर रही हैं, उनका कितने अमाउंट से कर रही हैं और क्या क्या उनका टाइमिंग है, कितनी अनसर्टेनिटी है उनके फ्यूचर के कैश फ्लो में। तो ये सब बातें जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, उनको ये सब समझ में आ सके। इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से स्टार्ट होती है? तो जैसा कि हम जानते हैं, जो पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे स्टैंडर्ड था वो था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39, जो अब एबोलिश हो चुका है और 1 जनवरी 2018 से IFRS 9 लागू हो चुका है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल एसेट और एक फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो जब एक एंटिटी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो हमें ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड लगाना पड़ता है। इसमें दो तरीके की अकाउंटिंग होती है रेगुलर वे में। रेगुलर वे अकाउंटिंग जो होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन या तो हम परचेज में एंटर कर रहे हैं या सेल में एंटर कर रहे हैं ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए या फाइनेंशियल एसेट के लिए, जिसकी टर्म्स ये मेंशन करती है कि उस एसेट की डिलीवरी एक रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम यानी कि 2 महीने, 3 महीने या 1 साल के अंदर हो जानी चाहिए। और कुछ रेगुलेशन या कन्वेंशन जो उस मार्केट प्लेस में है, जैसे अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, यदि हम किसी भी शेयर का ऑर्डर देते हैं तो वो T+1 या T+2 डे में हमारे अकाउंट, डीमैट अकाउंट में आ जाता है और हमारे अकाउंट से पैसा निकल के चला जाता है। तो इसी के ये बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हुआ है, जिसकी एक डिलीवरी डेट तय है और कुछ कन्वेंशन या रेगुलेशन के अंडर वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो इसकी अकाउंटिंग हम दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो होता है ट्रेड डेट अकाउंटिंग, जो कि जिस दिन ट्रेड हुआ, यदि मैंने आज परचेज का ऑर्डर बुक किया तो आज की डेट में बुक करूंगा, ट्रेड डे अकाउंटिंग। एक दूसरा होता है सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, जिस डेट में ये सेटल होगा उस दिन की डेट पे हम इसे बुक करेंगे। अब हम बात करते हैं डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट की। तो यदि फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज होता है तो वो डी रिकॉग्नाइज भी हो सकता है। तो कैसे कैसे डी रिकॉग्नाइज होता है और उसकी क्या
रेगुलेशन है वो हम पढ़ लेते हैं। इफ ट्रांसफर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो डी रिकॉग्निशन के रूल हैं वो इनिशियल रिकॉग्निशन से कॉम्प्लिकेटेड है। तो रिकॉग्निशन करना आसान है लेकिन डी रिकॉग्नाइज करना डिफिकल्ट है। डी रिकॉग्नाइज कैन बी हैपन ओनली इन 3 वेज। पहला है व्हेन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट एक्सपायर। तो यदि आपको किसी एसेट से जो कैश फ्लो आने थे उसके राइट एक्सपायर हो गए हैं तो आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेकंड है व्हेन द एंटिटी ट्रांसफर द फाइनेंशियल एसेट। यदि उस एंटिटी ने उस फाइनेंशियल एसेट को बेच दिया है तो भी वो डी रिकॉग्नाइज कर सकती है। और थर्ड है यदि रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफर क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन। तो यदि एंटिटी ने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए हैं और वो डी रिकॉग्निशन के लिए क्वालिफाई करता है तभी वो डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं अभी। इट इज ए ह्यूज टॉपिक, सो IFRS 9 गिव्स ए डिसीजन ट्री फॉर चेकिंग 2 थिंग्स, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और रिगार्डलेस द लीगल फॉर्म। तो जो हम ये देखेंगे कि सब्सटेंस क्या कहता है, उसमें हम लीगल फॉर्म में से नहीं चलेंगे। मान लीजिए आपने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैंने ये एसेट बेच दी, तो हम वो बात नहीं मानेंगे, एक्चुअली में हो क्या रहा है उस चीज को देखेंगे। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो है वो लीगल फॉर्म के ऊपर ओवरसीट करेगा। अब देखिए जो सी पॉइंट था, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इफ ए ट्रांसफर डज नॉट रिजल्ट इन डी रिकॉग्निशन बिकॉज द एंटिटी हैज रिटेन्ड सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप of the transferred asset, the entity shall continue to recognize the transferred asset in its entirety and shall recognize a financial liability for the consideration received। तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैंने ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेच दिया, लेकिन उसके सभी के सभी जो सब्सटेंशियली रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने रखे हुए हैं, तो आपने जो पैसा रिसीव किया था उसको ट्रांसफर करने के लिए उसका आपको एक फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी अलग से। और ये फाइनेंशियल एसेट क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास है तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब ये जो डिसीजन ट्री की हम बात कर रहे थे वो डिसीजन ट्री दिया हुआ है IFRS 9 में। तो मेन थिंग्स हमें क्या क्या कवर करना है, सबसे पहला रिस्क एंड रिवॉर्ड और दूसरा है कंट्रोल ऑन एसेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटायर एसेट हुआ है ट्रांसफर या पार्ट। तो यदि राइट टू कैश फ्लो एक्सपायर हो चुके हैं तो यस आप डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यदि कैश फ्लो के जो राइट है वो एक्सपायर नहीं हुए हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट्स। यदि ट्रांसफर ऑफ राइट हो चुका है यस तो आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे। यदि ट्रांसफर के साथ रिस्क रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो चुके हैं तो यस यू कैन डी रिकॉग्नाइज। लेकिन यदि रिस्क एंड रिवॉर्ड डी रिकॉग्नाइज नहीं हुए हैं तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर आपका कंट्रोल है कि नहीं। यदि आपका कंट्रोल नहीं है तो आप उसे डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ये चार्ट देख सकते हैं, यदि रिस्क एंड रिवॉर्ड कंट्रोल आपने ट्रांसफर कर दिया है तो आप डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन यदि इनमें से कोई भी चीज आपके पास है तो आप उसे कंटिन्यू करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब हम आते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी पे, डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी में हम देखते हैं लीगल सब्सटेंस ओवर इकोनॉमिक सब्सटेंस। तो फाइनेंशियल एसेट में हमने डी रिकॉग्निशन में देखा था सब्सटेंस ओवर फॉर्म सुपरसीड करती है लीगल फॉर्म में, यहां उल्टा है, लीगल सुपरसीड करेगा इकोनॉमिक सब्सटेंस में। कब का हम डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी? सबसे पहला ऑब्लिगेशन इज डिस्चार्ज, मतलब आपने अपनी लायबिलिटी पे कर दी, कैश डिलीवर कर दिया। दूसरा आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, यानी कि आप लीगली रिलीज्ड हो गए हैं उस ऑब्लिगेशन से, अब आपको फ्यूचर में उसे पे करने की जरूरत नहीं है। या तीसरा उस कॉन्ट्रैक्ट में एक टाइम पीरियड था और वो एक्सपायर हो चुका है तो भी आप फाइनेंशियल लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। एन एंटिटी शैल क्लासिफाई फाइनेंशियल एसेट एज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड at amortized cost, fair value through other comprehensive income और fair value through profit and loss। तो तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम IFRS 9 में, या तो amortized cost पर, या fair value through OCI, या FVTPL यानी fair value through profit and loss। किन किन कंडीशंस में? A, the entity business model for managing the financial asset and the contractual cash flow characteristic of the financial asset। ये दोनों अगर बातें उस एसेट में मौजूद हैं तो हम इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं और
कौन सी एसेट पे कौन सा लगेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, सबसे पहला एमोर्टाइज कॉस्ट। यदि आपने कोई एसेट हेल्ड कर रखी है ताकि आप उसके फ्यूचर के जो कैश फ्लो है वो कलेक्ट करते रहें, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एमोर्टाइज कॉस्ट को इग्नोर कर दें और उस एसेट को एफवीटीपीएल पर दिखाएं। जो जितनी भी दूसरी एसेट है वो आपको सारी की सारी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पर ही दिखानी है। जितनी भी और एसेट हैं जैसे डेट, हेल्ड टू कलेक्ट, कैश फ्लो एंड सेल के लिए जो आपने एसेट रखी हैं जो डेट से रिलेटेड हैं, उन्हें आपने दिखाना है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इसमें एक एक्सेप्शन आता है जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, यानी आपने की कंपनी ने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है और वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है, तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आप उसे ओसीआई के थ्रू दिखाएंगे, लेकिन वो डिसीजन इररिवोकेबल होगा और कभी भी आप उस डिसीजन को चेंज करके वापस एमोर्टाइज कॉस्ट या एफवीटीपीएल पर नहीं आ सकते। तो यदि आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए ये कर लिया कि मैं ओसीआई के थ्रू लेकर जाऊंगा, तो आपको हमेशा वो फॉलो करना पड़ेगा, ये इररिवोकेबल होगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बात करते हैं, तो सबसे पहला है सॉरी फाइनेंशियल लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। यदि आपने हेल्ड फॉर ट्रेडिंग की है या डेजिग्नेटेड एट एफवीटीपीएल एट इनिशियल रिकॉग्निशन, यदि आपने इनिशियली वो जो लायबिलिटी थी उसे एफवीटीपीएल पे किया था, तो आपको क्लासीफाई उसे एफवीटीपीएल पर ही करना पड़ेगा। सेकंड है जितनी भी अदर लायबिलिटीज है वो सारी की सारी आपको एमोर्टाइज कॉस्ट पर रखनी पड़ेंगी अपनी बुक्स में। और थर्ड है अदर लायबिलिटीज, जैसे कि लायबिलिटीज रिलेटेड टू फेल्ड डीरिकॉग्निशन ऑफ एसेट। तो जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था, यदि आपने किसी एसेट को ट्रांसफर किया है लेकिन उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने पास रखे हैं, तो वो एसेट आप कंटिन्यू करेंगे अपनी बुक्स में और जो पैसा आपको रिसीव हुआ है वो आप फाइनेंशियल लायबिलिटी बना देंगे, तो वो इसमें कवर हो जाएगा। जो कवर होती हैं वो होती हैं फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, सम लोन कमिटमेंट प्रोवाइडेड एट बिलो मार्केट रेट। इनका मेजरमेंट है जो वो डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन पर, तो हम क्लासिफिकेशन का जो स्टेप है वो इग्नोर नहीं कर सकते। फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज में क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस मेथड से उसे अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं। अब मेजरमेंट कैसे करना है फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज का? सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट जो करना है वो फेयर वैल्यू पे करना है। फेयर वैल्यू आप सबको पता है, यदि हम शेयर मार्केट की बात करें तो एक रिलायंस के शेयर की जो मार्केट वैल्यू है उस टाइम पर, यानी 31 मार्च को यदि आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो 31 मार्च को रिलायंस के शेयर की जो वैल्यू है वही फेयर वैल्यू है। जो अदर फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज है उसे फेयर वैल्यू पे दिखाना है प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर। एक्सेप्शन है इसमें एक, ट्रेड रिसीवेबल विल बी एट ट्रांजैक्शन प्राइस एज पर IFRS 15, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। सब्सिक्वेंट जो मेजरमेंट होती है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस की, वो क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करती हैं और वो जो डिपेंड करेगा वो फेयर वैल्यू पे मेजर की जाएंगी एट रीमेजरमेंट डेट, यानी आप हर 31 मार्च को जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे उसे रीमेजर करेंगे फेयर वैल्यू पे। अदर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो होता है वो एट एमोर्टाइज कॉस्ट होता है यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, यानी फ्यूचर में कोई एसेट या कैश फ्लो मिलने वाला है उसे आप प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। हाउ टू रिकॉग्नाइज चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट? इट डिपेंड्स ऑन क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ चेंज। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, एफवीटीपीएल, एफवीओसीआई और एमोर्टाइज कॉस्ट, ये 3 क्लासिफिकेशन है और डिपेंड करता है कि किस चीज को आप किस में करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखें कैटेगरी ऑफ चेंज, फेयर वैल्यू के जो गेन लॉस होंगे, यानी रिलायंस का शेयर आपने 31 मार्च 2023 को जब मेजर किया वो 2000 रुपए का था और 31 मार्च 2023 को वो 3000 का हो गया, तो 1000 रुपए का आपको फेयर वैल्यू का गेन हुआ, तो उसे आप कहां लेके जाएंगे? प्रॉफिट और लॉस एक्सेप्शन बीइंग क्रेडिट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज गो टू ओसीआई। यदि सिंपल प्रॉफिट और लॉस है तो उसे आप एफवीटीपीएल यानी पीएनएल में लेके जाएंगे, लेकिन यदि फाइनेंशियल लायबिलिटी का कोई क्रेडिट रिस्क था प्रॉफिट एंड लॉस में, वो पार्ट ओसीआई में जाएगा। अगर सब कैटेगरी 1 इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस आप ओसीआई के थ्रू लेके जाएंगे। और तीसरा, यदि सब कैटेगरी 2 ऑफ जो फाइनेंशियल एसेट है जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का टेस्ट पास करता है, जैसे बॉन्ड्स, लोन्स,
क्योंकि इनके ऊपर आपको कंटिन्यूसली हर साल इंटरेस्ट मिलता है, तो ये वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का टेस्ट पास करता है, तो उसे भी आप एफबीओसीआई में लेके जाएंगे, उसका जो गेन या लॉस होगा। अब सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के जो गेन लॉस हैं वो आप ओसीआई के थ्रू लेके जाएंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। और यदि एमोर्टाइज कॉस्ट वाली एसेट्स थी तो उसका जो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस है वो आप प्रॉफिट और लॉस में लेके जाओगे। यदि इंपेयरमेंट होता है तो जितनी भी एसेट आपने एफबीआई ओसीआई पे इनिशियली रिकॉग्नाइज की थी उसका जो इंपेयरमेंट का जो प्रॉफिट लॉस है वो भी ओसीआई के थ्रू बुक करेंगे। इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलते हैं तो जो भी एसेट आपने एफबीआई ओसीआई के थ्रू बुक की थी इनिशियली उनका प्रॉफिट लॉस ओसीआई के थ्रू जाएगा, और यदि एमोर्टाइज कॉस्ट पे की थी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड फॉलो करेंगे। अब हम इंपेयरमेंट के टॉपिक पे आते हैं। इसका जनरल रूल ये है कि एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज ए लॉस अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस ऑन फाइनेंशियल एसेट एट एमोर्टाइज कॉस्ट और फाइनेंशियल एसेट एट ओसीआई। ओसीआई में जो फाइनेंशियल एसेट जाएंगी उनके एग्जांपल है डेट, सिक्योरिटीज, लोन, रिसीवेबल्स। लीज रिसीवेबल आईएफआरएस 16 फॉलो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट आईएफआरएस 15 फॉलो करेगा, लोन कमिटमेंट और फाइनेंशियल गारंटी इसके अंडर आ जाएंगी। और इसकी जो एक्सेप्शन है इंपेयरमेंट में, शेयर्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव हमेशा हम फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं, तो इस केसेस में कोई भी इंपेयरमेंट नहीं होता। इंपेयरमेंट के अप्रोचेस क्या हैं? दो अप्रोचेस हैं, पहला जनरल, दूसरा सिंप्लीफाई मॉडल। जनरल में 3 स्टेजेस होती हैं फाइनेंशियल एसेट्स की एज पर क्रेडिट क्वालिटी। पहला है 12 मंथ ईसीएल और लाइफ टाइम ईसीएल, स्टेज 2 एंड 3। तो अप्लाई जनरल अप्रोच फॉर ऑल फाइनेंशियल एसेट्स सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट एक्सेप्ट फॉर ट्रेड रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट अंडर आईएफआरएस 15 विदाउट सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट। तो जितनी भी एसेट है उन पे आप फाइनेंशियल एसेट है उन पर जनरल अप्रोच लगा दीजिए, एक्सेप्ट जो एसेट्स आईएफआरएस 15 में कवर होती हैं और जिनमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। सेकंड होती है सिंप्लीफाइड मॉडल, इसमें कोई स्टेज नहीं होती, इसमें हमेशा लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस बुक करते हैं। और ये कब अप्लाई होगा? अप्लाई दिस फॉर ट्रेड रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट अंडर आईएफआरएस 15 विदाउट सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट एंड रिलीज रिसीवेबल आईएफआरएस 16। तो इन केसेस में सिंप्लीफाइड मॉडल आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेज अकाउंटिंग की। हेज अकाउंटिंग जो होता है डेजिग्नेटिंग वन और मोर हेज इंस्ट्रूमेंट्स so that their change in fair value is an offset to the change in fair value or cash flow of hedged item। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए एबीसी कॉफी एक्सपोर्टर जो है उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको $1 लाख यानी $10 लाख मिलेंगे 6 महीने के बाद, क्योंकि उन्होंने कुछ सेल किया है डॉलर में। आज की डेट में जो करंट एक्सचेंज रेट है वो 80 रुपीज पर डॉलर है। कंपनी एंटर्स इनटू ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डॉलर एंड बाय INR एट $1 इक्वल 78 रुपीज इन 6 मंथ। तो जैसे ही उनको फ्यूचर में 6 महीने बाद डॉलर मिलेंगे तो वो 78 रुपीज पर एक अपने जो डॉलर है बेच देगी। तो उन्होंने प्री एग्री कर लिया। क्यों कर रहे हैं वो ये? क्योंकि एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है उसका प्रॉफिट लॉस इनको बियर ना करना पड़े, इसलिए इन्होंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। अब रिपोर्टिंग डेट पर क्या हुआ? 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जब रिपोर्टिंग डेट आई, एक्सचेंज रेट जो था 79 था और जो मैच्योरिटी थी यानी 6 महीने बाद एक्सचेंज रेट जो था $1 77 रुपीज था। तो इस तरह से हमें हेज अकाउंटिंग करनी है। जब हम रिपोर्ट करेंगे 31 मार्च को, दो रिपोर्टिंग डेट पर जो डॉलर का प्राइस होगा हम उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लेंगे, और जब फाइनल मैच्योरिटी होगी तो उस हिसाब से हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट करके एफबीटीपीएल या एमोर्टाइज कॉस्ट या ओसीआई जैसा भी हमने पीछे डिस्कस किया वो बुक कर लेंगे। अब हेज की कैटेगरीज क्या होती हैं? सबसे पहला रिड्यूसिंग रिस्क इन फाइनेंशियल ऑपरेशंस। कितने प्रकार के हेज होते हैं? सबसे पहला फेयर वैल्यू हेज। ये फेयर वैल्यू हेज क्या होता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट चेंजेस इन एसेट लायबिलिटी वैल्यू। तो एसेट लायबिलिटी की वैल्यू यानी शेयर्स की वैल्यू में चेंज हो रहा है उसको ये हेज करता है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट स्वैप फॉर फिक्स्ड रेट डेट। सेकंड होता है कैश फ्लो हेज। इट गार्ड अगेंस्ट वेरिएबिलिटी इन कैश फ्लो। एग्जांपल हेजिंग फ्यूचर सेल्स रेवेन्यू इन फॉरेन करेंसी। तीसरा होता है नेट इन्वेस्टमेंट हेज। इट प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। तो मान लीजिए इंडिया की किसी कंपनी ने यूएस में सब्सिडरी खोल रखी है तो उसमें जो पैसा लगाया है डॉलर्स में उसको ये प्रोटेक्ट करता है।
IFRS 9 स्पेसिफाई द कंडीशन एंड अकाउंटिंग फॉर ईच टाइप ऑफ हेज। तो सारी कंडीशन और अकाउंटिंग IFRS 9 में दी गई है इन सभी हेज के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको IFRS 9 जो मैंने सिंपल वर्ड्स में समझाया है समझ आया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से, बच्चों से शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके साथ साथ एक अच्छी बात जो मैं हमेशा करता हूं कि डेली किसी ना किसी की हेल्प करें और एनवायरनमेंट को इंप्रूव करें, पेड़ लगाएं या किसी की भी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।